क्लास 7th का थर्ड चैप्टर है साइंस से प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। बट इससे पहले जो पहले दो चैप्टर है उसकी रिकॉर्डिंग एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के साथ ऑलरेडी आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हेलो सुपर लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा एंड एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड हाँ, तुम्हारा प्यारा भाई। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक बटन दबा करके अपनी अटेंडेंस लगा दो, और क्या आपने पहले दो चैप्टर पढ़े या नहीं पढ़े मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। सेवेंथ साइंस से हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका बेसिकली नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब इस चैप्टर, ये काफी बड़ा चैप्टर है, 10 पेजेस में, काफी बड़ा मतलब ठीक ठाक बड़ा है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे एक्टिविटीज। जी हाँ, इसमें बहुत सारे एक्टिविटी है और हम एक एक्टिविटी को अच्छे से समझने वाले हैं। इस चैप्टर को हम 2 लेक्चर के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे और अगर एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे तो उसको हम थर्ड लेक्चर में डाल देंगे, और वो सभी चीजें आपको हमारे यूट्यूब चैनल के इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम सीधे शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। कमेंट पे जरा अपना नाम और आप महाराष्ट्र में कहां से हो जरा मुझे बताना, मुझे काफी अच्छा लगेगा जान करके। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट। चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की कुछ खासियत। नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है जो हमें नेचर से मिल रहा है। तो नेचर से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। चलो एक एक करके प्रॉपर्टीज देखते हैं उनकी। सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट होता है रिकॉल। हमारी दीदी कह रही है थोड़ा सा रिकॉल करो ना, तुमने 5वीं 6वीं 7वीं में तो तुम वही पढ़ा था। कह रहा है विच आर द गैसेज प्रेजेंट इन द एयर। तो मुझे बताओ एयर में क्या क्या होता है। ऑक्सीजन, नीचे कमेंट में लिखना कि हाँ या ना। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है। सबसे ज्यादा कौन सा गैस है जरा सोच के बताना नीचे कमेंट में। अच्छा, व्हाई इज एयर कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब यहां पे प्रश्न ये भी उठता है कि होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? जब दो या दो तीन चीजें हम मिला देते हैं जो एक जैसी नहीं होती। जैसे पानी के अंदर मैंने कुछ और मिला दिया, मतलब पानी में मैंने मिट्टी मिला दिया, अब वो दोनों घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तो ये एक मिक्सचर है। होमोजीनियस मतलब कि आपको ना पता नहीं चलेगा कि दो अलग अलग चीजें इसमें मिली हुई हैं, सब एक ही फेज में दिखेगा। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल पानी के अंदर तुम क्या करो, थोड़ा सा नमक मिला दो, तो नमक तुम्हें दिख नहीं रहा है, तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। लेकिन उसी पानी में अगर तुम थोड़ा सा ये मिला दोगे, क्या कहते हैं इसको, रेत मिला दोगे, हमारे गांव में उसको बालू कहते हैं, तो अगर रेत मिला दोगे तो वो तुम्हें दिखेगा, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। मैं बहुत स्लोली वर्ड्स के मीनिंग को बताते बताते आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप मुझसे पहले 2 चैप्टर पढ़ चुके हो तो आपको ये पता होगा, नहीं पढ़े हो तो मैं बता देता हूं। इसमें 7th स्टैंडर्ड में हमें कई सारे स्किल्स डेवलप करने, जैसे रीडिंग स्किल्स, वर्ड्स की मतलब हमें समझ में आए कि हमारे वॉक्यूबुलरी इंक्रीज हो, तो वो सारी चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ एज अ टीचर पढ़ाते हुए। तो आपको बहुत ध्यान से इस चैप्टर को देखना है। इंटरनेट पे एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूट्यूब पे बेस्ट वीडियो रहेगा महाराष्ट्र बोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ वेरियस गैसेस इन द एयर। अलग अलग गैसेस का अलग अलग यूज है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को हम क्यों यूज करते हैं? इनहेलेशन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों यूज होता है? पेड़ पौधे उसको यूज करते हैं, आग बुझाने के लिए यूज करते हैं, ऑक्सीजन को आग लगाने के लिए यूज करते हैं। नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स के लिए यूज हो जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो अलग अलग गैसेस अलग अलग पर्पज के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे जो पहली चीज हमें पढ़नी है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि एयर हमारा यहाँ पे एक नेचुरल रिसोर्स होता है। अगर आप आगे जाओगे और अगर आप फिर देखोगे एयर जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका वाटर आ जाएगा। यहाँ पे भी एयर ही है, फिर यहाँ पे आपको दिखेगा साउंड वगैरह सब एयर से ट्रांसफर होता है, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा वाटर। तो वाटर भी हमारा क्या है? एक प्रकार का नेचुरल रिसोर्सेस है। और उसके बाद अगर आप आगे चले जाओगे तो आपको सॉइल करके है, तो सॉइल भी हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है। और फिर अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो हमारा ये चैप्टर बेसिकली हो जाएगा। तो 2-3 नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमें पढ़ना है, एयर, वाटर, सॉइल। तो अच्छे से पढ़ते हैं ध्यान से, ठीक है। तो पहला हम बात करते हैं एयर की प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे कई सारे एक्टिविटी, एयर के अपने आप में ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज, हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखो, एयर इज ऑल अराउंड अस। हम हमारे आसपास जहां भी देखेंगे हमें हालांकि दिख नहीं रहा होगा बिकॉज इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर, बट हमारे चारों तरफ क्या, ऐसा नहीं कि होमोजीनियस मिक्सचर में दिखता नहीं है, होमोजीनियस मिक्सचर में दिखता है, बट एयर हमें दिखेगा नहीं, वी कैन ओनली फील इट। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट। तो एयर इज ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट सी इट येट वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर। हम एयर के प्रेजेंस को क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। जब हम इनहेल करते हैं, एयर इज टेकन थ्रू आवर नोज, जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम एयर को अपने नोज से अंदर की तरफ ले रहे हैं, और वही जब हम फिर सांस छोड़ते हैं, व्हेन वी ब्लो आउट हैंड, इफ यू ब्लो ऑन योर हैंड थ्रू द आवर लिप्स वी कैन फील द एयर। तो मतलब कह रहा है इस तरीके से आपको हुक करके देखना, आपको एयर फील होगा, प्रेशर फील होगा, राइट। फिर यहाँ पे देखो एक्टिविटी दिया है। पहला एक्टिविटी क्या है कि टेक अ स्टिक फ्रॉम अ ब्रूम और अ पेपर और अ प्लास्टिक स्ट्रॉ
Tie the thread at its center and hang it so that remains horizontal. इस तरीके से आपको एक स्ट्रॉ लेना है, लकड़ी लेना है, कुछ तो लेना है, और उसको इस तरीके से बीच में करना है कि वो ऐसे सीधा रहे, इस तरीके से सीधा रहे, ठीक है। Tie two rubber balloons of the same size at the ends of the stick. See to it that the stick remains horizontal. Now remove the one balloon, inflate it and tie it again at its original position. Does the stick remain horizontal? प्रश्न ऐसा है कि बोला दो बलून सेम साइज का बांध दो, ठीक है, उसका एक बलून को हटाओ और उसमें फूगो। जब तुम ऐसे दोनों बलून साथ में बांधोगे बिना फुगाए तो वो ऐसे सीधा रहेगा, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पे हवा भर दोगे, इस बलून के अंदर अब क्या है, एयर है, तो जिसमें एयर है वो थोड़ा नीचे चला जाएगा, इस तरीके से जिसमें एयर है वो थोड़ा नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। दिस मीन्स दैट एयर हैज वेट। इसका मतलब क्या है कि हवा के पास क्या है, कुछ तो वजन है, वेट है, ठीक है। एयर मिक्सचर होता है गैसेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। इन्फ्लेट का मतलब होता है फुगाना, ओके। Therefore, like all other matter, it has mass and weight. कोई भी चीज अगर मैटर है तो बेसिकली उसके पास मास होगा, वेट होगा, कुछ जगह लेगा। तो मैटर है, एयर भी क्या है, एक मैटर है, उसका कुछ मास है और वो भी कुछ स्पेस लेता है। ये हमें यहाँ से समझ आ गया। फिर यहाँ पे देखो एक दूसरी एक्टिविटी हमें बोली है, वो एक्टिविटी देखो क्या है। वो एक्टिविटी कह रहा है टेक एन इंजेक्शन सिरिंज विदाउट द नीडल। तो आपको एक इस तरीके का इंजेक्शन सिरिंज लेना है जिसमें नीडल नहीं लगा हुआ है। पुल इट्स पिस्टन एंड ऑब्जर्व इट एज यू कैन डू। अभी इसको पिस्टन, ये वाला जो पिस्टन है, जैसे पिचकारी होता है ना, उसको इस तरीके से खींचोगे आप, ठीक है ना। तो मान लो आपने इसको इस तरीके से खींचा तो आप बहुत आसानी से इसको पीछे की तरफ खींच पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर कह रहा है द पिस्टन कैन बी पुल्ड आउट वेरी इजिली, बहुत आसानी से आप इसको खींच सकते हो। फिर कह रहा है द पिस्टन देन रिमेन्स एट द पोजिशन इवन इफ यू लेट इट गो। अब अगर तुम इसको पीछे इस तरीके से खींच लोगे फिर भी ये इधर ही रहेगा, आगे की तरफ नहीं जाएगा। क्यों, होता क्या है बेसिकली, जब तुम इसको पीछे खींचते हो तो यहाँ से एयर अंदर जाता है और यहाँ पे अब क्या हो जाता है, जितनी दूरियां है यहाँ पे एयर भरा हुआ है, तो ये अपना पीछे बढ़िया सा रहेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें बोल रहा है नाउ क्लोज द इनलेट होल ऑफ द सिरिंज टाइटली विथ योर थंब। तो ये वाला जो दूसरा फोटो है, इस तरीके से आपको इसका जो इनलेट है इसको ऐसे उंगली से दबा देना है, ठीक है। पुल द पिस्टन एंड लेट इट गो। Is the force required to pull out the piston more or less than before? Does the piston remain as it is after you let it go? अब यहाँ पे अगर आप तुम देखोगे तो इसको पीछे खींचने में तुम्हें बहुत ज्यादा क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, बहुत जोर से तुम्हें खींचना पड़ेगा, तब ये पीछे आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एयर प्रेशर के कारण एक डिफरेंस हो रहा है। यहाँ से तुम कुछ अंदर तो भेज नहीं रहे हो, तो एयर प्रेशर के कारण वैक्यूम टाइप कुछ बन रहा है। अब यहाँ पे जब बेसिकली तुम इसको खींचोगे और उसको छोड़ोगे तो ये फट से यहाँ पे जाएगा। होता क्या है कि जहां पे हाई प्रेशर होता है उस जगह से लो प्रेशर की तरफ एयर फ्लो करता है, समझ आया। तो ये फट से यहाँ पे अपने आप खींचा चला जाएगा। तो ये चीज हमें यहाँ पे बोलने की कोशिश, डज द पिस्टन रिमेन एज इट इज आफ्टर यू लेट इट गो, तो ऐसा नहीं होगा, पिस्टन उसी हालत में नहीं रुकेगा। अच्छा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इन द एयर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। तो हमारे आसपास जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स है वो कहीं ना कहीं ऐसे आसपास चारों तरफ हमेशा मोशन में रहते हैं, कॉन्स्टेंट मोशन में रहते हैं। When these molecules strike a body, they create pressure on that body. तो जब ये किसी भी बॉडी से टकराते हैं बेसिकली तो वहां पे एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, ओके। दिस इज द प्रेशर ऑफ द एयर दैट वी कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यही हमारा बेसिकली एयर का प्रेशर है और इसको हम बुलाते क्या है, वी कॉल इट एज एटमॉस्फेरिक। तो एयर जो हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अभी नेक्स्ट लाइन देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन पुलिंग द पिस्टन विद द इनलेट होल ऑफ द सिरिंज क्लोज्ड, more space becomes available to the air in the syringe and it becomes rarefied। जब तुम इस तरीके से करते हो तो बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द प्रेशर ऑफ द एयर इन द सिरिंज इज लोअर। तो जो अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास ये सिरिंज है, ठीक है ना, इस तरीके से है और तुम इसको पीछे खींच रहे हो और तुम यहाँ तक खींच ले और यहाँ पे तुमने बंद कर रखा है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो घट गया है। यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या हो गया है, यहाँ पे सिरिंज के अंदर का प्रेशर काफी ज्यादा घट गया है और फिर कंपैरेटिवली द प्रेशर ऑफ द आउटसाइड एयर इज वेरी हाई। बाहर का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, इस तरफ जो है प्रेशर वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। दैट इज वाई व्हेन द पुल्ड पिस्टन इज रिलीज इट इमीडिएटली पुश्ड इन। तो इसीलिए क्या होता है, जब तुम इस तरीके से पिस्टन को खींच लेते हो, जैसे छोड़ते हो फट से आगे चला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है बाहर और यहाँ पे कम प्रेशर है, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फ्लो होगा, जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे देखो, if this experiment is repeated holding the syringe in different position like vertical, horizontal or inclined, the piston is found to go in the same extent in all the cases. From this we can infer that atmospheric pressure is same in all direction. अब मान लो
मेरे पास वैसे एक पिचकारी जैसा कुछ है यहाँ पे, बर्थडे बर्थडे में बलून बलून फुलाने के लिए हमने ये रख रखा है। हालांकि ग्रीन है तो तुम्हें दिखेगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा मेरे कैमरे का फिल्टर बंद करता हूँ कि तुम्हें दिखे चीजें, तो भी थोड़ा तुमको दिखेगा। अब देखो, जैसे मान लो कि ये चीज मेरे पास है, ये हालांकि ग्रीन है, तो जब मैं इसको इस तरीके से बंद करके अगर भी यहाँ पे खींचूंगा, ठीक है ना, तो बहुत दिक्कत होगी। मैं पूरी तरीके से बंद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से भी इसमें जा रहा है, ठीक है। और इसको जैसे मैं छोड़ूंगा तो ऐसे भागेगा। अब मैं ये इस डायरेक्शन में करूँ, मैं इस डायरेक्शन में करूँ, मैं इस डायरेक्शन में करूँ, मैं इस डायरेक्शन में करूँ, डायरेक्शन से कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है। हर एक केस में ये इतना ही होगा, दैट्स द मैजिक। हर एक केस में उतना ही होगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सेम होता है हर एक डायरेक्शन। तो ये हमारा था पेज नंबर 16, जिसको हमने बहुत डिटेल में देखा। अब यहाँ पे पेज नंबर 17 में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत छोटी सी एक एक्टिविटी है बेसिकली, ठीक है ना। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताता हूँ। पहला एक प्रश्न बोला है, हमारे पढ़ाकू भैया कह रहे हैं भाई बजे बताओ, एक सवाल का जवाब बताओ, इज देयर एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द मून। तो इसका प्रश्न का उत्तर है नहीं, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। फिर हमारी ये दीदी क्यूरियस दीदी एक सवाल पूछ रही है कि डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। और ये कह रही है कि अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन, जब एक नॉर्मल कंडीशन होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज अराउंड दिस मच न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और इसको मेजर कैसे करते हो आप, बैरोमीटर से। तो ये क्या है, 1,1400 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम है बैरोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है। तो इन 1726 स्वीडिश साइंटिस्ट डैनियल बर्नोली पुट फोर्थ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट प्रेशर ऑफ द एयर डिक्रीजेस व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो यहां पे बोला जा रहा है कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी से। तो प्रेशर घट जाता है तो वेलोसिटी बढ़ जाता है, वेलोसिटी घट जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है। When the velocity decreases, if a body is moving through air, the air pressure decreases perpendicular to the direction of the motion, and then the air in the surrounding flows rapidly from higher pressure to lower pressure. तो ये जो डायरेक्शन होता है उसका वो परपेंडिकुलर होता है इस तरीके से। और दूसरी बात 90 डिग्री बनाता है। और दूसरी बात कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चीजें मूव होती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा बोला है कि आपको डैनियल बर्नोली का एक फोटो डाउनलोड करना और यहाँ पे लगाना है आपके टेक्स्ट बुक में, तो आप उसका प्रिंट लेके लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी दी है, छोटी सी बड़ी प्यारी सी एक्टिविटी है। मैं आपको एक्टिविटी पहले रीड करता हूँ, फिर पूरी एक्टिविटी आपको समझाऊंगा। रीडिंग इसलिए कि आपको हर एक वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है वो आपको समझ में आए, और साथ ही साथ आपको पता चल जाए कि टेक्स्ट बुक में ये चीजें लिखी हुई है। बिकॉज यू पीपल आर स्मॉल, अभी 7वीं में हो तुम लोग, काफी छोटे हो, तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, तो मैं पहले पूरा दोनों पैराग्राफ रीड करूंगा, फिर मैं आपको ये पूरी एक्टिविटी एक्सप्लेन करूंगा। मैं पूरी एक्टिविटी भी पहले आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बाद में रीड कर सकता हूँ, लेकिन फिर जो मैं वर्ड्स वगैरह बोलूंगा वो आपको पता होगा, ठीक है। तो देखो, टेक सम वाटर इन अ प्लास्टिक कप एंड होल्ड अ स्ट्रॉ अपराइट इन इट। इसका मतलब क्या है कि एक हमें इस तरीके से एक प्लास्टिक कप लेना है, उसमें पानी रखना है, और एक इस तरीके से उसमें हमें स्ट्रॉ डाल देना। मतलब समझ आ गया। अच्छा, होल्ड अ स्मॉल पीस ऑफ अनदर स्ट्रॉ नियर द अपर एंड ऑफ द फर्स्ट स्ट्रॉ एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रॉ। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री बन रहा है ना, इस तरीके से आपको रखना है कि ये देखो अभी एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहा है, तो दूसरा स्ट्रॉ आपको इस तरीके से रखना है, ठीक है। ब्लो हार्ड थ्रू द स्मॉल पीस ऑफ द स्ट्रॉ, यू विल सी फाउंटेन ऑफ वाटर, व्हाई डज दिस हैपन। तो अब कह रहा है कि ये वाले हिस्से से बहुत जोर से फूंक मारो तो यहाँ पे आपको पानी का फाउंटेन दिखेगा। प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा क्यों। अगेन इसके पीछे का रीजन क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, उसी चीज का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया। तो हम इस पैराग्राफ पे आ जाते हैं, रीड करता हूँ, समझाता हूँ। ऑन blowing through the straw, the air at its open end is pushed up and hence the pressure of the air at the opening goes down. अब प्रश्न ये क्या लिखा है कि जब तुम यहां से हवा फूंकते हो, तो यहां से जैसे मान लो हवा आया, तो इस जगह का जो हवा है वो निकल जाएगा, तो यहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो घट जाएगा। अभी यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो मुझे बताओ ज्यादा से कम की तरफ क्या होने वाला है, फ्लो होगा वाटर का, और तुम फूंक मार रहे हो तो फाउंटेन दिखेगा। एक्सप्लेनेशन पूरा इतना ही, अब आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। As the pressure of the air near the upper end of the eject straw become less than the atmospheric pressure, the water in the cup is pushed from the pressure of higher to the pressure where it is lower. That is in the upward direction, and the water comes out in form of fountain. The more forcefully you will blow, the higher will be the fountain. This straw fountain works on Bernoulli's principle. अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हायर प्रेशर जहां से रहेगा वहां से लोअर प्रेशर की तरफ चीज आएंगे। तुम फूंक मार रहे हो, इसके लिए एक फाउंटेन की तरह तुम्हें दिख रहा है, और एक फाउंटेन की तरफ आएगा। तो ये बेसिकली जो फाउंटेन है तुम्हारे किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, बर्नौलीज प्रिंसिपल।
तो अगर तुमसे अगर कोई पूछता है कि भैया बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है, तो तुम सिंपल भाषा में उसको बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या समझाओगे? देख भाई, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ क्या होगा? मूवमेंट होगा। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो प्लस प्रेशर घटेगा, जो कि यहाँ पे लिखा है देखो कि वाइल, यहाँ पे देख लो आप कि वाइल द प्रेशर ऑफ द एयर इंक्रीजेस, अगर एयर का प्रेशर बढ़ा रहे हैं हम लोग तो वेलोसिटी डिक्रीज, ठीक है ना, तो वेलोसिटी डिक्रीज होता है। और हायर से लोअर प्रेशर में, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चीजें मूव करती है। अब यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर करके पढ़ाकू दीदी ने फिर से एक सवाल किया है और वो कह रही हैं कि मुझे बताओ आप लोग कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर ऑन द प्रेशर ऑफ एयर। कि अगर तुम्हारा एयर का प्रेशर अगर कहीं पे सॉरी टेम्परेचर अगर तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है तो एयर प्रेशर पे क्या होता है? तो प्रेशर डिक्रीज होता है। प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब आगे बढ़ते हैं और इस चीज को हम बहुत अच्छे से यहाँ पे वेरीफाई करेंगे और बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे इस पेज में। तो अब अगर हम इस पेज की बात करें तो इस पेज पे भी कई सारे एक्टिविटी लिखे हुए हैं और कई सारी चीजें हमें पढ़नी है। देखो, चीजों को अच्छे से रीड करना है, हमें चीजों को समझना है, एज इट इज चीजों को याद नहीं रखना हमें जीवन भर, बट क्या करना है, जो हमने प्रिंसिपल समझा, जो हमने कॉन्सेप्ट समझा, वो हमें काफी दिनों तक याद रखना है, क्योंकि वो हमारे लाइफ में आगे काम। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज लिखी हुई हैं और उसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के ऊपर वाले पार्ट तक। तो हमारे पास 2 पन्ने और में पढ़ने। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंस इन द एयर प्रेशर एट 2 डिफरेंट प्लेसेस। 2 जगह पे एयर प्रेशर में डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब एक जगह ज्यादा होगा एयर प्रेशर, मान लो यहाँ पे एयर प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पे एयर प्रेशर कम है, ठीक है। एयर स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ हायर प्रेशर टू द प्लेस ऑफ लोअर प्रेशर। तो हमारा जो एयर है वो कहाँ होता है? फ्लोइंग फ्रॉम प्लेस ऑफ हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, जो हमने समझा है कि हाई से लो की तरफ हमारा क्या होगा? फ्लो होगा। नेक्स्ट देखो, एट सच टाइम वी फील ब्रिज और विंड ब्लोइंग। अब यही कारण है जिसके कारण हमें लगता है कि हवा जो है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रही है। Those winds are an effect of difference in the air pressure। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि जो विंड फ्लो कर रही है वो क्यों कर रही है, तो तुम बोलोगे दिस इज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर, इसके बारे में आप और ज्यादा सीखोगे, ज्योग्राफी का एक चैप्टर है विंड्स, उस, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, फिर से एक एक्टिविटी हमारे साइंटिस्ट भैया आ गए एक एक्टिविटी लेकर के, और एक्टिविटी में कह रहे ट्राई दिस। कुछ आइस क्यूब्स लेने हैं इन ग्लास अप टू 3/4 ऑफ इट हाइट। तो ग्लास का जो भी हाइट है उसको 3/4 हिस्से तक भरना है। नाउ ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। अब देखो क्या होता है, हाउ डिड द वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास। तुम बोलोगे भाई पानी तो अंदर पिघल के होना चाहिए, लेकिन तुम्हें इस जगह पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेगा। कोई कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक का भी तुम बॉटल ले लेते हो ना, तो भी होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे बॉटल था, ये ठंडा पानी का था, तो यहाँ पे चारों तरफ पानी 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 सा लग गया था। तो ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न है कि ऐसा हुआ तो हुआ, बट ऐसा हुआ क्यों? तो इसका जवाब है ड्यू टू द आइस क्यूब्स इन द ग्लास द एयर सराउंडिंग द ग्लास कूल्स डाउन। तो अब देखो आसपास चारों तरफ एयर है, हमें पता है, तो ये जो एयर है यहाँ पे आइस है ना, तो ये ठंडा है, तो इसके कारण ये जो एयर है वो भी ठंडा हो गया। ये जो वेपर है ये बेसिकली क्या है? ये वेपर है। गैसियस स्टेट में एयर हमारा किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। तो वो क्या हो गया? लिक्विड स्टेट में आ गया, ठंडा होकर के गैस से लिक्विड में हो गया। अब ये जो चीज है इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो देखो, एज द वाटर वेपर कूल्स डाउन इट कंडेंसेस, मतलब इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड बन जाना, ठीक है। एंड गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर। इट इज द वाटर दैट कलेक्ट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। तो ये जो बाहर है ये बेसिकली वाटर वेपर है जो हवा में है, ठीक है। वही ठंडा होकर के कंडेंस होकर के गैस से लिक्विड बन गया और वो यहाँ पे चारों तरफ हमें लगा हुआ दिख रहा है। तो एक्टिविटी का ये था। अब इससे हमें एक बात समझ में आती है कि एयर के अंदर जो हमारा एयर है उसके अंदर क्या है? वाटर भी है। अब देखो क्या लिखा है, द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब आसपास के एयर में कितना वाटर है, ठीक है, इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। सिमिलरली द ह्यूमिडिटी लेवल आल्सो चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ सिंगल डे। तो हमारे आसपास देखो क्या, समुद्र वगैरह है, नदी है, आसपास पानी होता है, पेड़ पौधों में पानी होता है जिसका ट्रांसपिरेशन से लॉस होता है। तो इन सारी चीजों से क्या होता है कि जो वाटर है लिक्विड स्टेट में वो वेपर बन जाता है और वो हमारे एयर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और ये ह्यूमिडिटी लेवल टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। और ये जो ह्यूमिडिटी है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं गूगल कर रहा हूँ कि ह्यूमिडिटी इन महाराष्ट्र, तो अगर तुम देखोगे तो ह्यूमिडिटी परसेंटेज तुम्हें यहाँ पे देखो पूरा बता रहा है कि टेम्परेचर अभी ओवरऑल महाराष्ट्र का बता रहा है 29 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है, परसेप्शन 43% है, एंड ह्यूमिडिटी 75%। देख रहे हो तुम, ह्यूमिडिटी अराउंड 75% तुम्हें बता रहा है, विंड का स्पीड वगैरह सब बता देगा तुम्हें।
तो बेसिकली इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर इज डिटरमाइंड बाय इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर। अब किसी भी जगह की ह्यूमिडिटी को हम इस तरीके से पता करते हैं कि वो कितना वाटर वेपर को उस जगह पे होल्ड कर सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग द नाइट और एट dawn when the temperature of the air is low its capacity to hold vapor is less। अगर बेसिकली देखो हुआ क्या था यहाँ पे, जैसे ही टेम्परेचर घटा ठंडा हुआ तो ये अपने आप पानी बन गया। तो अगर टेम्परेचर कम होता है तो किसी भी एयर की कैपेसिटी कम हो जाती है पानी को होल्ड करने के लिए। तो जब रात का समय होता है और या फिर ठंड का जब समय होता है, उन समय में तुम क्या देखोगे, एट सच टाइम एक्सेस वाटर वेपर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर ड्रॉपलेट, दिस इज व्हाट वी सी एज ड्यू। ड्यू मतलब क्या होता है, ओस। तो ठंड के टाइम में या कई बार रात में तुम देखोगे जब थोड़ा ठंडा माहौल होता है तो तुम देखोगे कि पानी दिखने लगता है तुम्हें कई जगह पे। तो होता क्या है, जो भी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, मतलब जो एयर में वाटर है, वो वाटर क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है और वो वाटर बेसिकली जो वेपर स्टेट में, गैसेस स्टेट में वापस लिक्विड बन के नीचे गिर जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, ओस की बूंदे बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं। चलो समझ आ गया। अच्छा, लेकिन वही आफ्टरनून में अगर तुम दोपहर के टाइम में देखोगे, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज हाई, जब टेम्परेचर एयर का कैसा होता है, हाई होता है, तो उसकी कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मॉइस्चर इज ऑल्सो इंक्रीजेस। कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर मतलब जो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो ज्यादा वाटर वेपर होल्ड करके रख सकता है। Then compared to its full capacity to hold water, the proportion of the moisture in the air is less and we feel that the air is dry। अब बेसिकली होता क्या है कि दिन के समय में जब गर्म होता है तो ज्यादा वाटर वेपर है और तुम्हें क्या लगेगा कि यार बड़ा ह्यूमिडिटी है, बड़ा ह्यूमिडिटी है, जो हम लोग कहते हैं वो यही है यार। ओके, द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज हाई ड्यूरिंग द मॉनसून। मॉनसून मतलब बारिश के टाइम में ऑब्वियसली ज्यादा एटमॉस्फेयर में पानी होगा। एंड इन कोस्टल एरिया जहां पे समुद्र है, नदी वगैरह है, उस जगह पे, ठीक है। एज अ रिजल्ट वी फील द ह्यूमिडिटी। इसी के कारण क्या होता है, हमें वो ह्यूमिडिटी फील होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन समर वेट क्लोथ्स ड्राई क्विकली। गर्मियों के टाइम में जो गीले कपड़े होते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बट बारिश के समय में ऐसा नहीं होता है। क्यों? तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पानी है। समझ आ गया। और टेम्परेचर का भी दिक्कत, टेम्परेचर भी इतना नहीं होता। अच्छा, अब आपको अपना ब्रेन पावर लगाना और ये कुछ क्वेश्चन है, इसका जवाब देना। पहला क्वेश्चन क्या है, डिप अ अनकॉक्ड इन्वर्टेड एम्प्टी बॉटल इन अ स्लैंटिंग पोजीशन इनटू द वाटर इन अ वाइड कंटेनर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। फिर थोड़ा सा बोल रहा है, व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इफ द बलून और फिलिंग एयर इन इट। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, मैं तुम्हें वो एक्टिविटी बताता हूँ क्या है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक पतीला है, ठीक? इस पतीले के अंदर मैंने पानी भर दिया, ये मैंने पानी भर दिया। फिर कह रहा है कि तुम्हें एक बॉटल लेना है इस तरीके से, ओके, और उस बॉटल को ऐसे सीधे तुम्हें इसके अंदर डालना है, ऐसे। अब जब तुम सीधे इस तरीके से अंदर डालोगे तो इस बॉटल में बिल्कुल पानी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे इस बॉटल के अंदर एयर है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसके अंदर पानी तुम्हारा नहीं एंटर कर पाएगा। लेकिन अगर तुम इसी को ना, अगर तुम इसी चीज को थोड़ा सा इन्वर्टेड कर दोगे, जैसे कि इस फोटो में दिया हुआ है, तो क्या होगा, ये प्रेशर एयर का इस तरीके से बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा और यहाँ पे पानी भरने लगेगा। एक्टिविटी समझ आ गया कि इसमें पानी क्यों नहीं भरा, क्योंकि एयर है, एयर जगह लेता है। सिमिलरली जब एक बलून को तुम फुगाते हो तो वो बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर भरता है तो वो स्पेस ले ले। चलो, we come to know from the activities above that the air has properties like occupying space। इससे हमें क्या समझ में आता है कि एयर के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, having a certain volume, mass and weight। तो उसका कुछ वॉल्यूम है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका कुछ मास है, कुछ वेट है, ये हमें पता चल गया। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ सम गैसेस। एयर के अंदर कई सारे गैसेस है, डस्ट भी है एयर के अंदर, कुछ स्मोक है और मॉइस्चर मतलब वाटर भी है वेपर के फॉर्म में। When the rays of light fall on this minute particles, तो बेसिकली एयर क्या है, मल्टीपल चीजों का ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स है। अब इसी पे जो सनलाइट गिरता है तो सनलाइट इस तरीके से चारों तरफ फैल जाता है, और इसको हम बोलते हैं कि सनलाइट ऑल डायरेक्शन में जो फैल गया है, इस नेचुरल फिनोमिनन को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और यही स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण चीजें हमें दिखती है, क्योंकि बेसिकली वहां से जाके फिर वो रिफ्लेक्ट होती है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखो एक और एक्टिविटी मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे एक छोटा सा एक्टिविटी बताता हूं। अब देखो हमारा जो अर्थ है, ठीक है ना, अब मान लो यहाँ पे सन है तुम्हारा, ये मान लो तुम्हारा सन है, मैं बाद में रीड करके बता दूंगा, पहले तुम्हें एक्टिविटी समझाने। ये सन से धूप आता है और ये मान लो हमारा अर्थ है, ठीक है ना, ये हमारा अर्थ है। अर्थ के ऊपर ना एटमॉस्फेयर का अपना एक लेयर है, तरीके से अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेयर का अपना एक लेयर है। अब ये जो लेयर है, अब हालांकि मेरी ड्राइंग थोड़ी सी इतनी बढ़िया नहीं है,
अब जब सनलाइट आता है, मान लो यहां से सनलाइट आ रहा है ना, तो अलग अलग पार्टिकल से टकराएगा और ये वाला जो पोर्शन है तुम्हारा, ये वाला पोर्शन तुम्हारा गर्म हो जाएगा, राइट। यहाँ से जहां तक सनलाइट है, और ऑल्सो अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग, तो ये कुछ कुछ पार्ट इसका गर्म होता रहेगा। जब ये गर्म होगा तो ये चारों तरफ ये हीट को रेडिएट करेगा, यहाँ पे चारों तरफ वो हीट पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर होगा और आसपास का पूरा ये गर्म होता रहेगा टाइम टू टाइम। अब इसी के कारण एक ऑप्टिमल कंडीशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो अर्थ बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता और ये रहने लायक नहीं रहता। आई होप आपको समझ आ गया। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, यही है टेम्परेचर रेगुलेशन में बेसिकली यही लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं इसको। द अर्थ रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन, अर्थ के पास सन से एनर्जी आ रही है। दिस एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ इन फॉर्म ऑफ हीट, यही हम हीट के फॉर्म में रिफ्लेक्ट करते हैं। This constituent of air surrounding the earth such as water vapor, carbon dioxide absorb a part of the heat and give it to the other constituents of the air, absorb करके बाकी सभी चीजों को दे देते हैं, फैला देते हैं। As a result, the earth's surface remains warm and thereby it becomes suitable for living world on the earth। तो इसीलिए जो हमारा अर्थ है थोड़ा वार्म रहता है और हम जीव जंतु यहाँ पे रह पाते हैं। If there were no air, अगर कोई एयर नहीं होता on the earth, the average temperature of the earth would have been very low, तो बहुत ठंडा पड़ जाता और लाइफ इस पे एग्जिस्ट नहीं कर पाती। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे एक यूज ऑफ ब्रेन पावर बोला, व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द एयर आर सराउंडिंग अस इज रिमूव्ड। अगर सारा एयर निकल जाएंगे तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, जैसा कि हमें पता है, और टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाएगा, क्योंकि एयर जो है वो प्रेशर के कारण इधर उधर मूव करता है, चीजों को मेंटेन करता है। विल द साउंड बी हर्ड इन स्पेस, स्पेस में नहीं सुनाई देगा तुम्हें, क्यों, क्योंकि हमें साउंड जो होता है वो एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, और साउंड जिस प्रकार का वेव है, मैकेनिकल वेव, उसको आगे जाने के लिए एक मीडियम चाहिए, विच कैन बी सॉलिड, लिक्विड या गैस, ऊपर में कोई मीडियम नहीं। ठीक है, चलो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, अब वही चीज हमको समझना है कि साउंड कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। तो देखो, ऑल द साउंड दैट वी हियर रीच अस थ्रू द सराउंडिंग एयर, जो भी साउंड हम सुनते हैं वो आसपास के एयर के कारण हमारे पास आता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे देखें तो मान लो कि मैंने यहाँ पे एक स्पीकर लगाया, अब इस स्पीकर में से बोल रहा है चल छैया 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 चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आसपास बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, है ना, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे और टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, और ये आगे आगे क्या करेंगे, इस वाइब्रेशन को सॉलिड मीडियम के थ्रू या लिक्विड या गैसेस के थ्रू आगे आगे भेजते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम कंप्रेशन एंड रेडिफैक्शन बोलते हैं, अभी हमें वो नहीं समझना। और इस तरीके से बेसिकली क्या होता है, साउंड आगे जाता है। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है कि ऑल द साउंड दैट वी हियर रीच अस थ्रू द सराउंडिंग एयर, तो आसपास की जो एयर है उसी के कारण हमें जो भी साउंड हम सुनते हैं वो हम तक पहुंच पाती है। द डेंसिटी ऑफ द एयर ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स टेम्परेचर। अब डेंसिटी का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे इतने डब्बे में एयर है, तो कितना पार्टिकल है बेसिकली। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा डेंसिटी कम है, जैसे जैसे पार्टिकल बढ़ता चला जाएगा मैं बोलूंगा डेंस है, और डेंसिटी ज्यादा है। तो गिवन स्पेस में तुम्हारे पास जो भी स्पेस है उसमें कितना मास है, मतलब मास कितना है गिवन स्पेस मतलब वॉल्यूम में, तो ये हमारा होता है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो डेंसिटी क्या होता है, जैसे जैसे द डेंसिटी ऑफ एयर ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बदलेगा तो डेंसिटी बदलेगा। अब इसके पीछे ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब टेम्परेचर बदलेगा तो ये जो पार्टिकल्स है ये ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, समझ रहे हो, एल्स ठंडे पड़े रहेंगे। ओके चलो, अब यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा है, इन विंटर द डेंसिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेस। क्या होता है, जब विंटर का समय होता है तो वहां पे क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो ऐसा क्या होता है एक जगह पे आ जाता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करते, तो एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, मतलब डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर इधर उधर जा रहा है तो फैल जा रहा है ना, ज्यादा जगह ले रहा है, तो डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। चलिए, वी कैन हियर द विशल ऑफ अ डिस्टेंट मतलब दूर ट्रेन क्लियरली अर्ली इन द मॉर्निंग इन विंटर, सुबह के समय तुम जल्दी सुन लोगे अगर दूर से भी एक ट्रेन सिटी मारे। एयर इज यूजफुल एज अ मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। अभी हमें एयर की प्रॉपर्टीज देख रहे थे, तो एयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, साउंड के ट्रांसमिशन के लिए। तो देखो बच्चों, हमने यहां तक पूरा एयर के बारे में पढ़ा है। अब मैंने क्या बोला था आपको, 2-3 चीजों के बारे में पढ़ना है। तो पहला एयर तो हमारा पूरा हो गया, अब हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है। तो वाटर के प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज यहाँ पे तुमको बोला है, हम यहां तक थोड़ा सा पढ़ेंगे, और उसके बाद जो एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर है वो वाला पूरा, और उसके बाद सीधे सॉइल वाला पार्ट स्टार्ट। तो ये सॉइल वाला पार्ट वैसे काफी 2 ही पन्नों का है, 3 पन्नों का है तो हम यहाँ तक पढ़ेंगे जहां तक हमने डिसाइड किया, 50% हमारा चैप्टर कंप्लीट करना है हमें, ठीक है। तो अब हम सीधे जा रहे हैं हमारे किस पार्ट में, वाटर वाले पार्ट में जा रहे हैं। तो वाटर के बारे में देखो क्या बोला है, व्हाट आर द स्टेट्स इन विच वाटर इज फाउंड। वाटर कौन से स्टेट में मिलता है, तो वाटर हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है नॉर्मली,
सॉलिड स्टेट में मिलता है आइस, उसके अलावा कौन सा स्टेट में मिलता है हमें वाटर, गैसेस स्टेट में मिलता है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है, गैसेस स्टेट में मिलता है। फिर देखो व्हाट इज द इन्फरेंस यू विल ड्रॉ फ्रॉम द पिक्चर्स अलॉन्ग साइड। अब ये फोटोज देखो, यहाँ पे तुम ये फोटो देख के तुम क्या बोल सकते हो, जैसे ये फोटो देख के मुझे लग रहा है कि भैया पानी जो है अगर होल कर दिया तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा तो पानी फ्लो करता है, ये मुझे समझ आ रहा है, मेरी अपनी समझ है, तुम अपना कुछ और समझ सकते हो। या फिर जब प्रेशर लगा आ रहा है तो पानी बाहर आ रहा है, जोर से बाहर आएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया यहाँ ज्यादा प्रेशर होगा तो ये वाला ज्यादा दूर जा रहा है पहला वाला, यहाँ पे उससे कम होगा तो ये सेकंड नंबर पे है, और यहाँ पे सबसे कम प्रेशर होगा तो ऊपर से ज्यादा प्रेशर आ रहा है ना तो ये कम आएगा। हमें ये समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे ये समझ आ रहा है कि पानी को जिस भी चीज में डालेंगे उसका शेप ले लेगा पानी, सही बात है कि नहीं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाई से लो की तरफ पानी भी फ्लो होता है, तो ये सब मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वाटर ऑकर्स इन लिक्विड स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में पानी तुम्हें लिक्विड स्टेट में दिखेगा, अभी इसमें जो पानी है ये कौन सा स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। जैसा ये कंटेनर उसके शेप में आ गया, अब देखो ये वाला जो बॉटल है ये अलग शेप का है, ठीक है ना, तो इसमें अलग शेप में पानी है, समझ रहे हो बात। अच्छा दूसरा है वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप, पानी का कोई अपना शेप नहीं होता, बट इट हैज वॉल्यूम, बट इसकी एक अपनी कैपेसिटी होती है कि इतना ही पानी आएगा। जैसे 1 लीटर पानी मतलब 1 लीटर पानी, समझ रहे हो ना, इसकी एक अपनी वॉल्यूम है। अच्छा, इट कैन पास थ्रू स्मॉल होल्स और स्वीप थ्रू स्मॉल गैप्स और क्रैक, तो ये छोटी छोटी जगह से भी पानी क्या हो सकता है, निकल सकता है। ऑन पोरिंग वाटर ऑन ऑयल क्लैडेड डिश डज नॉट स्प्रेड बट फॉर्म स्मॉल राउंड, व्हाई डज दिस हैपन। अगर तुम मान लो एक प्लेट है जिसमें तेल है और तेल के ऊपर अगर तुम पानी डाल दोगे तो अब तुम्हारा जो पानी है बेसिकली वो फैलेगा नहीं, बल्कि छोटे छोटे बबल्स जैसा बन जाएगा। क्यों, पानी तेल के साथ मिक्स नहीं होता, पहली बात पानी का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है तेल के मुकाबले, तो पानी क्या होता है, पानी के पास ही आ जाता है। तो पानी एक दूसरे के पास आकर के, वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के पास आकर के ऐसा गोल बना लेते हैं, क्योंकि तेल के साथ तो उनको मिक्स होना नहीं है, ठीक है। चलो तो ये पूरा रीजन है। अब यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट भैया फिर से एक एक्सपेरिमेंट लेकर के आ गए, बहुत सारे एक्टिविटी है। कह रहे हैं कि टेक अ प्लास्टिक बॉटल मोर देन हाफ फुल ऑफ वाटर, मार्क द water level of the bottle, keep the bottle upright in a freezer for making ice, open the freezer after a couple of hours and observe it. What will see that you will see that the water has changed into ice. Note the level of ice. You will find that the ice level is higher than the water level before freezing. What can you infer from this? As water freezes to form ice, it expands, its volume increases. On freezing, how much was the increase in volume of water, is what in what proportion did it increase। अब देखो ये पूरे का मतलब क्या है कि मान लो ये बॉटल है, ठीक है ना, इस बॉटल को मैंने क्या किया, फ्रीजर में रख दिया। अब जब मैं इसको फ्रीजर में रखूंगा तो इसमें अभी इतना पानी है, उसके बाद ये थोड़ा यहाँ तक चला जाएगा, जैसे ये बर्फ बनेगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्यों, कि जो बर्फ है वो ज्यादा जगह लेता है एज कंपेयर टू पानी। अब होता क्या है एक्चुअली साइंटिफिकली क्या होता है कि जो तुम्हारा पानी है वो क्या है, पानी तुम्हारा है H2O, है ना। अब ये जो H2O है नॉर्मल स्टेट में तो है, बट जैसे ये बर्फ बनता है तो ये एक इस तरीके का शेप बनाता है, इस तरीके का, मतलब ये हर पॉइंट पे एक तुम्हारा H2O है, हर एक पॉइंट पे एक H2O हेक्सागोनल शेप बनाता है। ये ज्यादा जगह ले रहा है ना। अब ये जो ज्यादा जगह ले रहा है बेसिकली, इसके कारण क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम है, जो जगह ले रहा है वो बढ़ जाता है, और वो कितना बढ़ता है, 8 to 9% बाई वॉल्यूम इंक्रीज होता है, समझ रहे हो, 8 to 9% बाई वॉल्यूम इंक्रीज होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक्टिविटी तुम्हें एक बोला है कि टेक अ बकेट ऑफ वाटर, तुम्हें एक बकेट ऑफ वाटर लेना है, ड्रॉप मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स इन इट, उसमें अलग अलग प्रकार के आर्टिकल्स ड्रॉप करो। मेक अ सेपरेट लिस्ट ऑफ आर्टिकल विच सिंक इन वाटर एंड दोज दैट फ्लोट ऑन इट। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो पानी में डूब जाएंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो पानी में नहीं डूबेंगी, तुम्हें उसका एक लिस्ट बनाना। ऐसा क्यों होता है, जो भी चीज पानी से ज्यादा भारी है, मतलब जिसकी भी डेंसिटी पानी से ज्यादा है, वो क्या होगा, पानी में डूब जाएगा। जिसकी डेंसिटी पानी से कम है वो ऊपर तैरेगा। डेंसिटी ज्यादा होना मतलब मास ज्यादा होना, डेंसिटी कम होना मतलब मास कम होना। चलिए नेक्स्ट है, टेक सम वाटर इन अ पॉट एंड ऐड अ फ्यू पीस ऑफ आइस ऑन इट, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। अब एक पॉट लो, उसमें कुछ पानी डाल दो, अब जैसे तुम डालोगे क्या होगा, पानी ठंडा हो जाएगा। चलो क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस के कारण अगेन हो रहा है, हायर टू लोअर ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ से जो हीट है वो उसको जाकर के पिघला रहा है, पिघल जा रहा है, और ये यहाँ पे जो कोल्ड है जो यहाँ आ रहा है धीरे धीरे ठंडा हो रहा है वो। चलो अब देखो यहाँ पे टेक सम वाटर इन अ पॉट हो गया। व्हाट डू यू सी इन द व्हाट डू यू सी दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर। अब देखो इसी एक्टिविटी में जो आइस है वो फ्लोट कर रहा है, मतलब आइस की डेंसिटी क्या है, मैंने कहा जिसकी भी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेगा। तो आइस इज लाइटर देन वाटर, आइस जो होता है पानी से हल्का होता है। क्यों, क्योंकि अगेन इसका शेप इस तरीके से,
ऐसे बढ़ गया है तो ये हल्का हो जाता है, और हल्का होने के कारण ये पानी के ऊपर तैरता है दोनों पानी H2O ही, लेकिन आइस हल्का है, बर्फ हल्का है नॉन लिक्विड वाटर से, सॉलिड हल्का हो जाता है तो इसके लिए वो तैरता है, ठीक है। व्हेन वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस, जब पानी फ्रीज होता है, ठीक है, लिक्विड वाटर जब फ्रीज होता है आइस बनने के लिए तो वो हल्का हो जाता है ओरिजिनल लिक्विड से। व्हेन वाटर फ्रीजेस दैट इज व्हेन इट ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड स्टेट इट वॉल्यूम इंक्रीजेस, का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, साइज बढ़ जाता है, मैंने बोला। देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ द आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, तो इसकी डेंसिटी कम है वाटर से, दिस इज व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। चलिए अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर को एक्सप्लेन किया कि डेंसिटी क्या होता है, सारी दुनियादारी को छोड़कर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास मतलब किसी भी चीज का वजन, वॉल्यूम मतलब वो कितना जगह ले रहा है, ठीक है। मास को तुम नॉर्मली ग्राम में मेजर करते हो और वॉल्यूम को तुम सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है। अब अगर मास को तुम केजी में मेजर करोगे और वॉल्यूम को अगर तुम मान लो तुम अगर किसी और ऐसा यूनिट में कर रहे हो तो वो चेंज हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक तुम्हें सारी चीजें समझ आ गई है। अब देखो तुम 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो फिर से तुम पढ़ोगे एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर इन अ चैप्टर नेम्ड एज हीट, ठीक है। तो ये एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर है। उसके बाद ये जो तुम्हारे छोटे से एक्टिविटी है अभी 35 मिनट्स का हो गया, तो इसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना, 40 मिनट से छोटा ही वीडियो रखना। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा और आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मेरा एक ऑनलाइन क्लास है ऑफलाइन भी उससे, ठीक है, इजी लर्निंग नाम का, इसका एक एप्लीकेशन भी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो वहाँ पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा लर्नर्स हमारा अपना एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे तो उस वेबसाइट पे मैंने आप लोगों के लिए कई सारी चीज़ें अपलोड कर रखी हैं, वो उसको आप देखो। जैसे यहाँ पे नीचे जाके आपको एक ब्लॉग्स वाला ऑप्शन दिखेगा, कोई भी ब्लॉग आप रैंडमली खोल लेना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जाओगे तो आपको पॉपुलर कैटेगरीज खुल जाएगा। पॉपुलर कैटेगरीज में आपको क्लास 7 साइंस टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन पे क्लिक करना है, या फिर आप सिंपली सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको करोगे तो आपको 20 के 20 जो आपके चैप्टर है उसका पूरा टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। फॉर एग्जांपल अभी हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं 3rd चैप्टर खोलता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 3rd चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन, जो भी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का यहाँ पे आपको सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेफिनेटली इसको यूज करिएगा, ये आपके पढ़ाई के पर्पज से डाला हुआ है। सिमिलरली हम एक काम करते हैं, 4th चैप्टर खोल के देखते हैं। तो देखो 4th चैप्टर सारे डाले हुए हैं और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखो यहाँ पे 4th चैप्टर भी डाला हुआ है। तो अगेन आप इस तरीके से आप सभी का इस्तेमाल कर सकते हो और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने लास्ट में दिया है, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर डिस्क्रिप्शन आप चेक करोगे तो आपको मिल ही जाएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई नो कि मैं थोड़ा सा स्लो हूँ, ये मैं मानता हूँ, बट क्वालिटी अपलोड करूंगा और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा करूँ। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। हैप्पी लर्निंग।